राधे राधे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिमंत में। मैं अभिषेक तोमर आपको चैप्टर फर्स्ट ईट मन के तथा अस्थियाँ का जो पार्ट थर्ड है उसको पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ा दिया है। जिन भी बच्चों ने पार्ट फर्स्ट एवं सेकंड नहीं देखा है वो पहले उनको देखें, ताकि जो आगे हमने जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे वो उसको आसानी से समझ में आए। ठीक है। देन हम मोहनजोदाड़ो तक आ पहुँचे थे, तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए मोहनजोदाड़ो को समझते हैं। ठीक है। देन अब हम चैप्टर की ओर रुख करते हैं। तो हमारा चैप्टर था ईट मन के तथा अस्थियाँ। यहाँ तक हमने आसानी तक पढ़ लिया था, और मैं आशा करता हूँ कि आगे तक भी हम ऐसे ही आसानी से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने शब्द आया है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों मैं बता दूँ, मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कितने कुल टोटल केंद्र कितने थे? 1500। कितने केंद्र है दोस्तों? 1500। ठीक है। ये 1500 3 देशों में फैले हुए थे, भारत और पाक और अफ़गानिस्तान। ठीक है। ये 3 देशों में फैले हुए थे। उनमें से जो सबसे प्रमुख केंद्र हैं, इन 1500 में से जो सबसे प्रमुख केंद्र हैं वो पाकिस्तान में स्थित है। कौन कौन से? एक तो मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा के बारे में इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलो तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे ध्यान देते हैं। ठीक है। तो देखो, हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा समझा दूँ मोहनजोदड़ो की कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि जो मोहनजोदड़ो है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। छोटी कक्षाओं में हमने पहले यही पढ़ा है, इतना ही हमें पढ़ाया जाता था। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है। तो ये नाम उनका जो ये जब इस सभ्यता को खोजा गया था, इससे पहले इसका नाम मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता था, जिसका मतलब था मृतकों का टीला। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों द्वारा इसकी खुदाई की गई और इस सभ्यता की खोज हुई। तब ये सभ्यता नगरीकरण के रूप में एक विस्तृत क्षेत्र में दबी हुई मिली। इसकी धीरे धीरे करके सफाई की गई, तो काफ़ी हमें बड़ा शहर देखने को मिला। ठीक है। देखो, और दूसरी एक बात करें हम इसमें, तो एक कि जो मोहनजोदड़ो है ये सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर है। कैसा शहर है? सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध है। क्या है ये? सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। लेकिन बात करें सबसे पहले खोजा गया स्थल, ये सबसे पहले खोजा गया हिस्सा नहीं है, ये सबसे प्रसिद्ध शहर है। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध। क्वेश्चन ये आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पहले खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया वो क्या था? हड़प्पा। क्या था दोस्तों? हड़प्पा। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब और आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्दों को देखो, आपके पास पेन कॉपी वगैरह है तो नोट भी कर सकते हो। वैसे इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, मेरे साथ साथ आराम से पढ़ते रहो। सब कुछ तुम्हें इस चैप्टर में ही मिल जाएगा, कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ उसको बस ध्यान में रखते रहो और समझते रहो। देखो, ये जो हमें मैप दिख रहा है, इस समय, ये जो हमें इस समय मैप दिख रहा है, ये क्या है? मोहनजोदड़ो का मैप है। किसका मैप है दोस्तों? मोहनजोदड़ो को, मतलब इसका मैप है ये।
तो ये पूरा जो मैप दिख रहा है, तो इसको दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था। दो भाग कौन कौन से थे? ये फर्स्ट जो भाग है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट भाग है क्या है? ये वाला, तो ये तो दुर्ग कहलाया। क्या कहलाया? दुर्ग। ठीक है। और ये भाग है, ये निचला शहर कहलाया, निचला शहर। ठीक है। ये जो भाग था वो निचला शहर कहलाया और ऊपर वाला भाग दुर्ग कहलाया। अब इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए? देखो, इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो मिले नहीं, कोई ग्रंथ तो मिला नहीं, तो हम कैसे पता करें कि ये ऊपरी जो छोटा सा शहर है वो दुर्ग है और जो निचला शहर है वो निचला शहर का नाम दिया गया? देखो, इसका कारण ये था कि जब इसकी खुदाई हुई तो हमें ये बस्ती दो भागों में डिवाइड मिली। कितने भागों में? दो भागों में। तो ये दो भाग थे। एक तो हमने बात की, ये फर्स्ट वाला भाग था ये वाला, एंड सेकंड वाला भाग था ये वाला। ठीक है। दो भाग हमें दिखाई दिए, तो दो भागों में दिखाई दिए, तो दोनों में अंतर केवल इतना था कि इसमें जो इमारतें मिली, हमें जो इमारतें मिली वो काफ़ी निचले स्तर पे बनाई गई थी। जो हमारा ऊपरी शहर है दुर्ग, वो ऊंचाई पर बनाया गया था, निचला शहर काफ़ी दूरी पर बनाया गया था। और जो निचला शहर था उसमें जो बनी इमारतें हैं वो सामान्य लोगों की प्रतीत होती हैं। कैसी प्रतीत होती हैं? सामान्य लोगों की। क्योंकि जो इमारतें हैं यहाँ पर एक मंजिल इमारत या फिर दो मंजिल इमारत हैं, यहाँ पर बहुमंजिल इमारत नहीं है और ना ही ज़्यादा बड़ी इमारतें हमें देखने को मिली। ठीक है। और यहाँ पर जो मकान थे वो काफ़ी पास पास बने हुए थे। ठीक है। कैसे बने हुए थे? पास पास। ठीक है। और यहाँ पर लंबी लंबी सड़कें थे, लंबी लंबी गलियाँ देखने को मिली। लेकिन जो हमें ऊपरी शहर दिखा, जो ऊपरी शहर हमें दिख रहा है, ठीक है, ये जो ऊपरी शहर है इसमें बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिली और ये निचले शहर से काफ़ी ऊंचाई पर था। बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें मिली। और यहाँ के जो मकान थे वो एक मंजिल, दो मंजिल, फिर बहुमंजिल भी थी। ठीक है, बहुमंजिल। यहाँ पर मंदिरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर स्नानागार, क्या स्नानागार, स्नानागार कैसे कहते हैं? आज के समय में हम स्विमिंग पूल कहते हैं, वो होता है स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो चबूतरे वगैरह, मतलब जो थे राजाशाही लोगों के थे, वैसे साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये तो जो अमीर व्यक्ति, ठीक है, इसको एक मिनट पूरा रफ कर देता हूँ। जो ये वाला शहर है जिसमें हमें अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें मिली, इससे विद्वानों ने ये मत लगाया कि इसमें अमीर व्यक्ति रहा करते होंगे। कैसे व्यक्ति? अमीर, या फिर हम कह सकते हैं राजा या राजाशाही। ठीक है, एक ही बात है, ऐसे लोग रहा करते होंगे। क्योंकि यहाँ की इमारतें बड़ी मिली हैं, ठीक है, स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े जलाशय मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये राजा महाराजाओं की क्या रही होगी शरणा स्थली नहीं, ये वहाँ उनके रहने के लिए जगह होगी। लेकिन हम बात करें जो निचला शहर है वो सामान्य लोगों का प्रतीक होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे मकान भी हैं, बड़े मकान भी हैं और मकान पास पास भी बने हुए हैं। ठीक है। और जो सड़कें हैं वो सामान्य, जिस प्रकार की हमें नगरों में गलियाँ दिखती हैं वैसे ही हमें सड़कें भी मिली हैं। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि जो ऊपरी शहर है, जिसे हम ऊपरी शहर भी कह सकते हैं या फिर हम दुर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम चैप्टर पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको मैप समझा दिया। ठीक है, मैप को समझाने से पहले जो लाइन है 4-5 उनको भी पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने उनके बारे में बता दिया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जूमिंग करने के बाद हम आते हैं सीधे लाइनों पे। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि ये शहरी केंद्र है। क्या है दोस्तों? शहरी केंद्र। ठीक है, सबसे प्रमुख प्रसिद्ध शहरी केंद्र है। शहरी मतलब ये शहर का उदाहरण देता है कि यहाँ पर शहर, ये जो केंद्र मिला है वो शहर की बनावट, वर्तमान शहर की बनावट, ठीक है, बनावट, ऐसी बनावट है वर्तमान में जैसे शहर है ऐसी उनकी बनावट है। ठीक है,
समझ में आया दोस्तों। बस्ती दो भागों में विभाजित थी, जैसा कि मैंने बताया। बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? दो भागों में। पहला था ये दुर्ग और दूसरा कौन सा था? दूसरा था निचला शहर, ठीक है। और इसे जो ऊपरा शहर था यानी दुर्ग, इसको ऊंचाई पे बनाया गया था, और जो निचला शहर था उसे मतलब वो पूरी शहर से काफ़ी नीचे था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने इसमें काफ़ी पहले पहले से ही इसको तैयार कर लिया है ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तो देखो मैं समझाने से पहले बता दूं कि आप इसमें ये पढ़ोगे कि जो शहर था, ठीक है। देखो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो के क्या पढ़ रहे हैं? देखो मैं पहले ही पार्ट में बता दूं आपको जो मैंने पढ़ाया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके पॉइंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है एक नियोजित शहर, यानी वो नियोजित शहर कैसे बसा हुआ था। फिर हम जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे एक नियोजित शहर के बाद, फिर हम जो दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि वहाँ पर नाले कैसे थे, यानी पहले शहरी व्यवस्था के बारे में पढ़ा, फिर नालों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ के घर की बनावट कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर घर की बनावट के बाद फिर हमें वहाँ पे क्या क्या मिला उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट वाइज धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना कि जो हमें मोहनजोदाड़ो बताना चाह रहा है वो पॉइंट से ही बता रहा है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, हमें इस पूरी अगर स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे तो इसे हमें बताया गया कि यहाँ पर जो भी मकान बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बने थे। किस पे बने थे दोस्तों? कच्ची ईंटों के चबूतरों पर, ठीक है। अब ये चबूतरे क्या होते हैं? सामान्यतः आप लोग जब गांव में जाते हो तो आपको जो मकान दिखते हैं, या फिर जो मकानों के सामने जो मेहमानों के लिए जो मतलब वहाँ पर मेहमानों के स्वागत के लिए या फिर वहाँ पे बैठने के लिए जो कमरे बने हुए होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो महल टाइप में, तो वो कमरे होते हैं जिसमें पहले ईंटों के चबूतरे बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी से मरम्मत की जाती है, फिर उसके बाद उस पर मकान बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो अधिकांश मकान बने हुए थे वे कच्ची ईंटों के चबूतरे पे पहले चबूतरा बनाया जाता था, फिर उसके बाद उन पर मकान बनाया जाता था, ठीक है। फिर हम दूसरी बात पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ईंटें थी वो समान अनुपात की थी। देखो अनुपात और आकार में अंतर होता है। अब अनुपात आकार में अंतर कैसे होता है? जैसे कि अंतर ये होता है कि देखो देखो अनुपात और आकार में तो मुझे काफ़ी समस्या होती है एडिटिंग वगैरह करने में। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप जितना हो सके आप सही तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलो अब मैंने ये भी बताया था आपको कि वहाँ पर जो मकान मिले हैं, ठीक है, वो उनके जो घर घर का प्रवेश द्वार था वो सड़कों पर खुलता था। कहाँ पे खुलता था? तो प्रत्येक घर था, प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार किससे सटी हुई थी? प्रत्येक घर की जो कम से कम एक दीवार सड़क से सटी हुई थी। किससे सटी हुई थी? सड़क से, ठीक है। आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये नाली है एक, ठीक है, तो जो कि सड़क के जस्ट नीचे है, ये ऊपर सड़क है, ठीक है। ये बड़ी नाली में जाके पानी वगैरह मिलता था। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गृह स्थापत्य। क्या आते हैं? गृह स्थापत्य। देखो मैंने उसमें ज़्यादा आपको इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैंने जो उसमें जो टॉपिक्स थे उसको मैंने एक साइड ड्रॉ करके आपको समझा दिया। अब बाकी आप उसको समझ लेना, ठीक है एक बार, ठीक। तो हमने बात की थी गृह स्थापत्य की। देखो सबसे पहले हमने बात की मोहनजोदाड़ो में नगरीय जीवन की, कि नगर वहाँ पे कैसे थे। तो सबसे पहले हमने नगरों के बारे में बात की। जो नगर दो भागों में डिवाइड थे, दुर्ग और निचला शहर। फिर उसके बाद बात की कि जो निचले शहर थे वहाँ पर जो मकान मिले वो कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाए जाते थे, और जो ईंटें होती थी समान अनुपात की होती थी लगभग, ठीक है। और प्रत्येक जो घर था वो लगभग सड़कों से सटा हुआ था। फिर हमने नालों के बारे में पढ़ा। तो जो नाले होते थे वो सड़कों के समीप बनाए जाते थे, ठीक है। एक टॉपिक और उसमें छूट गया है उसमें फर्स्ट में, कि यहाँ पे जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति बनाई जाती थी। किस पद्धति बनाई जाती थी? ग्रिड पद्धति में। देखो ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि सभी जो सड़कें हैं एक दूसरे पर चौराहे के रूप में काटती थी, यानी कि सीधी की सीधी समकोण में जाती थी। किस कोण में जाती थी? समकोण में। ये जो सड़कें थी समकोण बनाती थी। क्या बनाती थी? समकोण, सीधी की सीधी, ठीक है। समझ में आ रहा है?
तो ये इसे ही कहते हैं ग्रिड पद्धति। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड पद्धति। यानी कि देखो, इसको दोबारा बता दूं कि यदि आप निचले नक्शे को देखें तो हमने वो नक्शा आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक दूसरे को किस पे काट रही हैं? समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर अगल बगल में आवासों का निर्माण किया गया। इज दैट क्लियर? तो यही मैं बताना चाहता था। ग्रिड पद्धति में जो ना सड़क बनी थी यहाँ पर, यानी ये चौराहा दिख रहा है, ये रास्ता, ठीक है, ये मकान बने हुए हैं सड़क के किनारे किनारे। ऐसे वहाँ पर क्या है, नगरीय देखने को मिला, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक पे आए। सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो था गृह स्थापत्य। यानी गृह स्थापत्य का मतलब है कि वहाँ के जो घर कैसे बने हुए थे, ठीक है। गृह स्थापत्य का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो मकान बने हुए थे, घर बने हुए थे, वो कैसे बने हुए थे। देखो, मैं आपको इसको पढ़ा भी दूंगा और मैं बता भी दूँ। पहले तो इस मैप को देखिए आप ध्यान से। तो आपको इसमें एक आंगन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो मकान थे, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ के जो मकान थे उसमें जो बीच में एक आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ क्या बने हुए थे? रूम बने हुए थे, या कह सकते हैं रहने के लिए जो कमरे होते हैं वो बने हुए थे चारों तरफ, ठीक है। और एक एक द्वार होता था, ये दिख रहा है, वो ना कि वो सामने यहाँ सीधा, मतलब जैसे ये मकान है, इसके यहाँ ये द्वार नहीं होगा, इसके एक साइड से मकान निकाला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के आवास थे और प्रत्येक घर में एक छत तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। और जो अधिकांश घर थे वो एक मंजिल थे, लेकिन कुछ घर कैसे थे, दो मंजिल या फिर बहुमंजिल भी थी, ठीक है। और हम बात करें ये गृह व्यवस्था, हम कहाँ की पढ़ रहे हैं? निचले शहर की। कहाँ की पढ़ रहे हैं दोस्तों? निचले शहर की। थोड़ा मिटा लेते हैं, काफ़ी हम ये गृह व्यवस्था कहाँ की पढ़ रहे हैं? निचले शहर की। कहाँ की पढ़ रहे हैं दोस्तों? निचले शहर की, ठीक है। तो मैंने ये मैप ड्रॉ किया है। कुछ इस प्रकार के घर थे और कुछ इस प्रकार के हमें घर देखने को मिले, जिसमें बीच में एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे और इनमें छत तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली और यहाँ पर कुओं के साथ भी मिले। क्या मिले दोस्तों? कुओं के साथ, ठीक है। अधिकांश कुछ मकानों में कुएँ होते थे और ये जो कुएँ होते थे ऐसी जगह बनाए जाते थे ताकि जो बाहरी सड़क, यानी कि जो बाहर यहाँ से दिख रहे, यहाँ से आपको ये दिख नहीं रही है, कलर चेंज कर लेते, ये आपको दिख नहीं रही है, यानी घर से बाहर निकलती ही सड़क मिलती थी। क्या मिलती थी? सड़क। तो ऐसी जगह कुएँ बनाए जाते थे कि अगर कोई राहगीर या रास्ता चलता हुआ व्यक्ति को प्यास लगे तो वो आसानी से पानी पी सके। यानी इस कच्चे में कुआं बना, अगर कुआं बना होगा तो इस कच्चे में होगा, ठीक है। तो लगभग 700 कुओं के साथ मिले। कितने कुओं के दोस्तों? 700 कुएं दिख रहे हैं, लगभग 700 कुएं, ठीक है। तो हम इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि हम केवल समझा ही नहीं रहे, जो चीज़ मैं समझा चुका हूँ वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। कि मोहनजोदाड़ो निचला शहर आवासीय भवनों को उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी मोहनजोदाड़ो का निचला शहर, दो शहरों की बात की थी। सबसे पहले दुर्ग था, दुर्ग की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? निचले शहर की, ठीक है। तो वो आवासीय, यानी वहाँ पर आवासीय मतलब सामान्य लोग रहते थे, ठीक है। तो ये कमरे यहाँ पर इनमें से कई आंगन पर केंद्रित थे, यानी बीच में आंगन होता था, उसके चारों तरफ रूम होते थे, ठीक है। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। तो आंगन किस लिए होता था? खाना बनाने के लिए और बहुत सारे जो घरेलू काम होते हैं उस करने के लिए, उसका काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांकता को दिए जाने वाला महत्व था। ये मतलब यहाँ पर आंगन में लोग मतलब शांति से बैठते थे, ठीक है, एक साथ। हर घर ईंटों के फर्श से बना था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि निचले शहर कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बने हुए मकान थे, यानी कि ऊंचाई पर बनाए गए थे, ठीक है। जिस समय अब हम मकान बनवाते हैं तो पहले हम उसको नींव भरवाते हैं सीमेंट वगैरह से बनवा के, तब उस पर मकान ड्रॉ करते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पर भी क्या है, कच्ची ईंटों के चबूतरों पर मकान बने हुए थे, ठीक है। और जो मुख्य द्वार था दोस्तों, ये मुख्य द्वार के बारे में बताया गया है। ये जो मुख्य द्वार था, यानी कि आप फ्रंट मकान में जिससे हम जिस द्वार से एंटर करते हैं वो बीच में ना होकर साइड से होता था। कहाँ से होता था? साइड से, ठीक है, सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर ईंटों के फर्श से बना होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से कहाँ पे मिलती थी? सड़कों से। जैसे कि नालियों के बारे में मैंने बताया था, प्रत्येक घर की दीवार का सड़क से सटा होना आवश्यक है ताकि जो घर का गंदा पानी है वो सड़क पर जा सके। और सड़कों पर क्या बनी थी? साइड में नालियाँ बनी थी, वह नालियों का पानी दूर जाकर एक बड़े नाले में जाकर मिलता था, ठीक है। और अधिकांश मकानों में क्या मिले हैं? एक ऐसा कक्ष होता था जहाँ से बाहर आ जा सकता था और मतलब पानी के लिए एक कुआं बनाया जा सकता था जो राहगीर क्या हो सके पानी पी
सके। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो बस इतना ही है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात की थी, अब देखो हमारा नया टॉपिक है। अब देखो अब तक हमने जो बात की हमने वो निचले शहर के बारे में बात की। क्या बात की थी दोस्तों? निचले शहर के बारे में। अब हम दुर्ग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? दुर्ग के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, दुर्ग क्या है? दुर्ग राजा महाराजा या शाही लोगों का केंद्र था, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं और स्नानागार मिले हैं और कुआं मिला है नालियों और माल गोदाम के साथ मिला है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं जूम करके। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना है कि जैसे पहले बताया गया है माल गोदाम के बारे में, कि माल गोदाम का जो निचला हिस्सा था वो ईंटों का बना हुआ था। किसका? ईंटों का। जो ऊपरी हिस्सा था वो संभवतः लकड़ियों का बना हुआ या फिर कुछ और भी पदार्थ लगे होंगे उसमें, लेकिन समय रहते क्या है वो नष्ट हो गई। देखो जब मिट्टी में कोई लकड़ी होगी काफ़ी लंबे समय से दबी होगी तो वो तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो ईंट है पकी हुई तो वो, ठीक है। और मैं बता दूं निचले शहर और ऊपरी शहर में अंतर ये था कि यहाँ के मकान अधिकांश पकी हुई ईंटों से बने हुए थे, तो अधिकांश मकान, ठीक है। और निचले शहर के अधिकांश मकान किससे बने थे? कच्ची ईंटों से, ठीक है। और फिर देखो इस ये यहाँ पर जो पहला ये दिख रहा है आपको, इसमें जो बताया गया है, इसमें माल गोदाम के बारे में बताया गया है कि जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि निचले हिस्से पक्की ईंटों से बने थे, ऊपर संभवतः लकड़ी से बने थे, वो नष्ट हो गई थी, ठीक है। फिर बताया गया है स्नानागार के बारे में। किसके बारे में? स्नानागार। स्नानागार क्या किस में बना होता था? जैसे कोई घर है या फिर कोई महल है, उसके बीच जस्ट आंगन में बना हुआ होता था। और स्नानागार की कुछ विशेषता भी बताई गई हैं कि स्नानागार में पानी आने के लिए क्या झीलों से पानी लाया जाता था, जलाशयों से। और स्नानागार कुछ आयत की आकृति का होता था, ठीक है। तो उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। क्या बनी होती थी दोस्तों? सीढ़ियाँ। मतलब आज के समय में जो स्नानागार है उसको हम स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? स्विमिंग पूल, ठीक है। जिस प्रकार स्विमिंग पूल में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती थी, उस समय हमें क्या दिखाई दी? सीढ़ियाँ, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ ईंटों के प्रयोग से बनाई जाती थी, जिसमें जिप्सम और गारा का इस्तेमाल किया गया था। किसका? जिप्सम और गारा का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और यहाँ पर कुओं के एक बड़ा कुआं भी बना होता था और उसके जो जलाशय होता था उसके चारों तरफ, स्नानागार के चारों तरफ कुएं बने होते थे, जिनसे पानी स्नानागार में निकाल डाला जाता था, ठीक है। चलो फिर हमने बात की कि जो स्नानागार होते थे उसमें कुएं बने थे और कुओं के समीप छोटे छोटे स्नानागार, चार चार स्नानागार और भी बने होते थे, ठीक है। गलियारे। गलियारे का मतलब दोस्तों ये है कि जब पानी देखो राजा महाराजा क्या करते थे, जैसे कि उन्होंने वो पानी 4-5 दिन तक यूज किया, मतलब उसमें अ, उन्होंने वे नहाए, ठीक है। सॉरी लैंग्वेज थोड़ी गलत हो रही है। मतलब उन्होंने स्नान किया कुछ दिन तक और उस पानी को गलियारे के माध्यम से नालियों में पहुंचाया जाएगा। तो गलियारा होता था उस पानी को निकालने के लिए एक रास्ता। क्या होता था? रास्ता। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे गलियारे बने होते थे और उस गलियारे के समीप ही चार छोटे छोटे स्नानागार थे, ठीक है। फिर और ये गलियारे कहाँ पे मिलते थे? नाले में मिलती थी। कहाँ पे मिलती थी? नाले, ठीक है। और हम बात करें कि इन स्नानागारों का यूज किस लिए किया जाता था? विशिष्ट अनुष्ठानिक कार्य। देखो अनुष्ठानिक कार्य का मतलब होता है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य का मतलब होता है, जैसे कि मैं दोस्तों बताऊंगा आपको, जैसे हम गंगा नदी में नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने के बाद ही तभी तो हम पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इन स्नानागारों को यूज राजाशाही लोग तब करते थे जब वो नहाते थे, नहाने के बाद फिर पूजा करते थे, यानी कुछ अनुष्ठानिक कार्य करने से पहले ही उस स्नानागार का यूज करते थे, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा लगभग क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये दुर्ग का है। देखो सबसे पहले इस मैप को हमने पढ़ लिया था, इस मैप को हमने पढ़ लिया था। तो इसके पास में हमने निचले शहर को पढ़ा था। तो ये दुर्ग का कुछ मैप है, इसको हम जूमिंग करके अगर पढ़ने की कोशिश करें इस मैप को, तो हमें बहुत सी चीज़ दिखेंगी, मंदिर वगैरह, या कह सकते हैं। देखो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ज़्यादा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। देखो हमें अगर हम बात करें इसके मैप को देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, स्तूप वगैरह, दैवीय मार्ग यानी देवता जो मंदिर वगैरह जाने के लिए विस्नान स्नानागार जो आंगन में बना होता था, ठीक है। फिर उसके बाद बात की कोलार वन, और ये जो चारों तरफ फैली हुई है ये दीवार, ठीक है, जिससे ये पूरा घिरा हुआ है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
चलो देखो, नया टॉपिक है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। ठीक है, तो हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। देखो पहले हम मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करें कि हमने अब तक मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा क्या। इस टॉपिक को थोड़ा बाद में क्लियर करेंगे। पहले हमने मोहनजोदाड़ो शहर के बारे में केवल इतना पढ़ा कि जो मोहनजोदाड़ो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और ये सबसे प्रसिद्ध स्थल है। और लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। फिर हमने पढ़ा कि मोहनजोदाड़ो को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपरी शहर और निचला शहर। और निचले शहर की फिर हमने बात की थी कि यहाँ के जो मकान थे कच्ची ईंटों के चबूतरों पे बनाए गए थे। ठीक है, और हमने ये भी बात की थी कि जो मकान थे उनमें जो ईंट यूज हुई थी, यानी ईंट जो प्रयोग में लाई गई थी वो एक ही अनुपात की थी। किसकी थी? एक ही अनुपात की, जैसे 1:2:3 अनुपात और आकार में अंतर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हमने बात की वहाँ के जो नाले कैसे बने हुए थे उसके बारे में। फिर हमने आवास कैसे बने हुए थे उनके बारे में भी बात की। फिर आवास के बाद हमने किसकी बात की? जो हमारा नेक्स्ट इससे पहले जो टॉपिक निकला है दुर्ग के बारे में। किसकी बात की थी दोस्तों? दुर्ग के बारे में। दुर्ग में क्या क्या था, क्या क्या था हमें? तो दुर्ग में हमें मिले विशाल स्नानागार, ठीक है, कुओं के साथ भी मिले, और वहाँ पर अन्नागार व्यवस्था, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें, ठीक है, माल गोदाम मिले। माल गोदाम का जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बना था संभवतः, सॉरी ईंटों से, जो ऊपरी हिस्सा था वो संभवतः लकड़ी से बना था, जो समय रहते हुए दबी हुई अवस्था में क्या हो गई? लुप्त हो चुकी हैं, यानी ख़त्म, समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये कंप्लीट किया। फिर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। इस टॉपिक का नाम है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। देखो सामाजिक भिन्नताओं का मतलब क्या है दोस्तों? पहले हमें ये समझना होगा कि सामाजिक भिन्नता का मतलब क्या है। सामाजिक भिन्नता का मतलब होता है सामाजिक भिन्नता यानी वहाँ पर समाज में रहने वाले लोगों में कैसी भिन्नता थी, समाज में रहने वाले लोगों में क्या क्या अंतर था और क्या क्या वे भिन्न थे। ठीक है, ये बात करेंगे तो, और कुछ नियमों का इस्तेमाल भी करेंगे ताकि हम पता लगा सकें कि वो व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं इसे अगले टॉपिक में लगभग इस चैप्टर को पूरा कर दूँगा। तो ये मेरा थर्ड पार्ट था। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को मैं 4th पार्ट में कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो आज का यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, राम राम, एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ोगे और देखने के लिए उत्सुक होगे।